सीजन 1 के एंड में हमने देखा था ली ने सारी पहेलियों को सुलझा लिया था। फिर ली नए सफर पे निकल जाता है और उसके साथ मिंग और डीमन ग्रेनेडर हैंगशा भी होती है और वो लोग इस बार गोल्डी मून किंगडम के लिए जा रहे होते हैं। फिर हमें ली, मिंग और आयशा को दिखाया जाता है जो लोग एक रेगिस्तान जैसी जगह से जा रहे होते हैं और वो लोग काफी लंबे समय से चल रहे होते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा थक गए होते हैं। फिर मिंग कहता है आखिर ये किस तरह की जगह है, इस जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे गोल्डी मून किंगडम में अकाल पड़ गया हो। हम लोग इतने लंबे समय से चल रहे हैं लेकिन अब तक हमको एक भी कारवा नहीं दिखा जिसकी मदद से हम लोग अपने सफर को आसान बना सकें और हम लोग आसानी से गोल्डी मून किंगडम में पहुंच सकें। बट ली क्वीन की आपको पूरा यकीन है कि आप जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं वो आपको ऐसे बर्बाद किंगडम से मिल जाएंगे। ये सुनकर ली कहता है ये किंगडम हमेशा से ऐसा नहीं था। जब तक मेरी दादी, मेरा मतलब है कि गोल्डी मून किंगडम की फर्स्ट एम्प्रेस मूनसंग जब तक यहाँ की एम्प्रेस थी तब ये किंगडम काफी ज्यादा खुशहाल हुआ करता था। फिर ली कुछ सोचते हुए कहता है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरी बूढ़ी दादी का सरनेम मू और टैंग फैमिली के ओल्ड मास्टर टैंग का सरनेम एक जैसा क्यों है? क्या ये लोग एक ही फैमिली से थे? फिर हमें ली गोल्डी मून किंगडम के बारे में बताते हुए कहता है गोल्डी मून किंगडम की रॉयल फैमिली को 4 फैमिली में डिवाइड किया गया है और इन चारों फैमिली के नाम है टैंग फैमिली, मू फैमिली, फू फैमिली और लॉन्ग फैमिली। और इन चारों फैमिली के पास अपने अपने सरनेम है और ये चारों फैमिली अपने सरनेम का इस्तेमाल करती हैं। इन चारों फैमिली के पास काफी सारी जमीन है और इन चारों फैमिली से ही बारी बारी गोल्डी मून किंगडम के एम्परर को चुना जाता है। लेकिन जब तक फर्स्ट एम्प्रेस मूनसंग अपनी पावर में थी तब तक हेवनली यांग किंगडम और गोल्डी मून किंगडम को स्टार स्काई कॉन्टिनेंट के 2 सबसे पावरफुल कॉन्टिनेंट माना जाता था और बाकी सारे छोटे मोटे कॉन्टिनेंट इन्हीं दोनों कॉन्टिनेंट पे निर्भर थे अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन जब गोल्डी मून किंगडम की फर्स्ट एम्प्रेस मूनसंग गायब हो गई तो चारों रॉयल फैमिली में आपसी मतभेद की वजह से आपस में लड़ाई होने लगी और वो लड़ाई इस वजह से हो रही थी कि अगला आने वाला गोल्डी मून किंगडम का एम्परर कौन होगा। लेकिन इस मौके का फायदा नॉर्थ के माइंड किंगडम के लोगों ने उठाया और उन लोगों ने इन दोनों किंगडम पे हमला कर दिया। यही कारण है कि ओल्ड मास्टर टैंग और उनकी बेटी को हेवनली यांग किंगडम के अंदर बंदी बन के रहना पड़ा, जिससे कि गोल्डी मून किंगडम के लोग हेवनली यांग किंगडम से सपोर्ट लेकर अपने दुश्मनों को हरा सकें। और अंत में जब गोल्डी मून किंगडम के लोगों ने अपने दुश्मन को हरा दिया तब तक गोल्डी मून किंगडम काफी हद तक बर्बाद हो चुका था और गोल्डी मून किंगडम अपने पतन की तरफ बढ़ चुका था। ये सुनकर मिंग कहता है ब्रदर ली क्यों, अगर ऐसी बात है तो आपको लगता है कि आपको जिन सवालों के जवाब चाहिए वो आपको ऐसे बर्बाद किंगडम से मिल सकते हैं? ये सुनकर ली कहता है मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि स्टार स्काई कॉन्टिनेंट के अंदर गोल्डी मून किंगडम ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पुरानी से पुरानी जानकारी मिल सकती है। क्योंकि गोल्डी मून किंगडम के अंदर एक अंडर वाटर लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको पुरानी से पुरानी जानकारी मिल सकती है और मुझे डिवाइन बीइंग्स के बारे में जानकारी चाहिए जो कि काफी ज्यादा पुरानी जानकारी है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अंडर वाटर लाइब्रेरी से डिवाइन बीइंग्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। फिर ली को उस समय की याद आती है जब उसने ज़ांग कुंग से कहा था कि उसने सारी पहेली को सुलझा लिया है। फिर हमें उस समय को दिखाया जाता है जब ली ने ये कहा था कि उसने सारी पहेली को सुलझा लिया है। तभी वहाँ पर ली रू आ जाती है और वो ली की बात सुनकर उससे कहती है मास्टर ली आखिर आपको किस चीज़ का एहसास हुआ है, क्या आपको हेवनली एनलाइटमेंट रिलम के बारे में पता चल गया है? ये सुनकर ली कहता है सच कहूँ तो मैं अभी तक सारी चीज़ों को अच्छे से जोड़ नहीं पाया हूँ। जो चीज़ें हैं डिवाइन बीइंग, किलर गोस्ट, सुप्रीम पावर हाउस, वाइल्ड बीस्ट की बेब्स, एंशिएंट डिवाइन बॉडी, हेवन स्टार सेक्ट, मुझे लगता है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर लीरू से कहता है सीनिस्टर लीरू क्या आपके हेवन स्टार सेक्ट के पास डिवाइन बीइंग्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? अगर आपकी स्टार होल के पास इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे दे दें, उससे मेरी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। ये सुनकर लीरू कहती है सच कहूँ तो स्टार होल इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। स्टार होल की पावर बस इतनी है कि वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि स्टार होल के पास इतनी ज्यादा पुरानी जानकारी होगी और ना उनके पास डिवाइन बीइंग के बारे में कोई जानकारी होगी। फिर लीरू को अचानक से कुछ याद आता है और वो चिल्लाती हुए कहती है ओ हाँ अब मुझे याद आया, आपको जो जानकारी चाहिए वो आपको कहाँ से मिल सकती है? फिर लीरू ली को उस जगह के बारे में बताती हुए कहती है उस जगह का नाम अंडर वाटर लाइब्रेरी है जो कि स्टार स्काई कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पुरानी लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी गोल्डी मून किंगडम की स्केलेटन सी के पास बनी हुई है। इस लाइब्रेरी के अंदर न केवल रेयर ट्रेजर रखे जाते हैं बल्कि इसके अंदर स्टार स्काई कॉन्टिनेंट की पुरानी से पुरानी जानकारी रखी गई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये बस मेरा एक अंदाजा हो सकता है, मुझे इसके बारे में पक्का नहीं पता है। ये सुनकर ली कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गोल्डी मून किंगडम में जाने से पहले मुझे बू फैमिली में जाना होगा ताकि मैं उन्हें उनका जिक्र वापस कर सकूं। ये सुनकर लीरू कहती है मुझे पूरा यकीन है जिस सफर पे तुम जा रहे हो उस सफर में काफी सारे खतरे होंगे और इस बारे में भी कुछ नहीं पता है कि जिन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तुम जा रहे हो तुम्हें उन सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। इसलिए एक बार फिर से सोच लो, अगर वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिले तो ये सफर बिल्कुल बेकार साबित होगा तुम्हारे लिए। ये सुनकर ली चिल्लाते हुए कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपने छोटे गाँव के सभी लोगों किसी भी
कीमत पे बचाना है। उन लोगों ने मेरे साथ अपने खून और मांस की तरह बर्ताव किया है, फिर आखिर मैं खतरे के डर से पीछे कैसे हट सकता हूँ। मुझे उन लोगों को किसी भी कीमत पे बचाना है, इसलिए मैं हर खतरे का सामना करूंगा। ये सुनकर लीरू कहती, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ मास्टर ली। अगर मुझे पता चले कि मेरे फादर जिंदा है तो मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी। और आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करूंगी मास्टर से इस बात को छुपाने में। ये सुनकर ली कहता है, धन्यवाद सीनियर लीरू। फिर शीन वापस से उसी समय में आ जाता है और ली की बात सुनकर मिंग कहता है, अगर तुम नैनथुआ सिटी के बारे में बात कर ही रहे हो तो मुझे नैनथुआ सिटी की एक बात काफी ज्यादा अजीब लगी। मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि ओल्ड मास्टर वो इतनी आसानी से बदल जाएंगे। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो लोग इतनी आसानी से तुम्हें अपना कीमती जीता देने के लिए तैयार हो गए। पहले तो वो उसी तरह के लिए मरे जा रहे थे। फिर हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब ली बू फैमिली को उनका जितर वापस देने के लिए जाता है। ली जैसे ही मास्टर बू को उनका जितर वापस देता है वो जितर वापस से चमकने लगता है। ये देखकर मास्टर बू चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या जेड एयरलाइंस जितर की स्पिरिचुअल पावर वापस से जिंदा हो गई, इसका मतलब आप। ये सुनकर ली कहता है, आपकी तरह मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जितर चमक क्यों रहा है। फिर मास्टर बू और बू फैमिली के सारे लोग ली के सामने झुक जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, होली मास्टर आखिरकार हमने आपको ढूंढ लिया, प्लीज अपना कीमती जितर हमसे वापस ले लीजिए। आज से बू फैमिली केवल आपके ऑर्डर मानेगी, आप जो ऑर्डर देंगे बू फैमिली बिल्कुल वैसा ही करेगी। इस बारे में याद आने के बाद ली हंसते हुए कहता है, मुझे भी समझ में नहीं आया आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। ली की बात सुनकर आयशा अपने मन में कहती है, आखिर ये लड़का क्या है, क्या इस लड़के की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी कि इसको इतनी कीमती चीज इतनी आसानी से मिल गई। फिर आयशा ली से कहती, मुझे लगता है तुम जिस जगह पे जा रहे हो वो जगह बिल्कुल सही जगह है। मुझे लगता है कि मुझे भी अंडर वाटर लाइब्रेरी से गोस्टलेस के बारे में जरूर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसकी मदद से मैं गोस्टलेस से अपने सीक्रेट ड्रेन क्रिस्टल के आधे टुकड़े को वापस ले लूंगी। ये सुनकर ली कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग उनके बारे में जरूर पता लगा लेंगे और हम लोग मून इंग्लिशों को बचा के ही रहेंगे। फिर उन लोगों को सामने से काफी सारे घोड़े आते हुए दिखाई देते हैं, इनके ऊपर काफी सारे सैनिक बैठे होते हैं। फिर वो सारे सैनिक आकर उन तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर उन सैनिकों को कमांडर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग हिम्मत कैसी फू फैमिली की टेरिटरी में आने की। क्या तुम लोगों को पता नहीं गोल्डी मून किंगडम इस टाइम मास्टर लो के अंडर, आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? क्या तुम लोग जासूस हो? क्या तुम्हें टैंक फैमिली ने हमारी फैमिली में जासूसी करने के लिए भेजा है? ये सुनकर न्यूज कमांडर से कहता है, सर आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम लोग हेवनलिया किंगडम से आपकी कंट्री में केवल बिजनेस करने के लिए आए हैं। ये सुनकर गार्ड्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम लोग हेवनलिया किंगडम से आए हो? इसका मतलब तुम लोग यहाँ टैंक फैमिली की मदद करने के लिए आए हो? उन सब गार्ड्स की बातें सुनकर आयशा ली के पास आकर धीरे से उससे कहती है, इन सारे गार्ड्स के चेहरों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे गोल्डी मून किंगडम में कुछ तो गलत चल रहा है। मुझे लगता है गोल्डी मून किंगडम की रॉयल फैमिली के अंदर पावर के लिए फाइट चल रही है, इसीलिए ये सब हो रहा है। उन दोनों को आपस में बात करते हुए देखकर उन गार्ड्स को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों पे हमला कर देते हैं और उनसे चिल्लाते हुए कहते हैं, इन लोगों को जल्दी से गिरफ्तार कर लो, हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ करेंगे, जल्दी से इन लोगों को पकड़ लो। और वो गार्ड्स उन तीनों पे हमला कर देते हैं और वो तीनों उन गार्ड्स के हमलों से बचने लगते हैं। और एक गार्ड डी पर भी अपने भाले से हमला करता है, लेकिन लिया बस अपने हाथ से उसके भाले को तोड़ देता है और उससे कहता है, हम लोगों की बातों का यकीन करो, हम लोग यहाँ पे केवल बिजनेस करने के लिए आए, हम लोगों का इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है और ना हम लोग यहाँ पर किसी की मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन वो गार्ड ली की बात नहीं सुनते और लगातार उन लोगों पे हमला कर रहे होते हैं और एक गार्ड ली पर पीछे से अपने भाले से हमला करता है। ये देखकर ली उस गार्ड को जोरदार लात मारता है और ली की बस एक ही लात में उस गार्ड का खेल खत्म हो जाता है। ये देखकर बाकी सारे गार्ड चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या इस लड़के ने बस अपनी एक ही रात में उसे जान से मार दिया? फिर वो गार्ड्स चिल्लाते हुए कहते हैं, सभी लोग इन लोगों पे मिलके हमला करो, ये लोग बस 3 और हम लोग काफी सारे, ये लोग हमारा सामना नहीं कर पाएंगे, सभी लोग इन लोगों को चारों तरफ से घेर के इन लोगों पे हमला करो। और वो गार्ड्स उन तीनों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक रेत का बड़ा सा बवंडर आ जाता है जो उन तीनों को घेर लेता है। फिर देखते ही देखते वो रेत का बवंडर उन तीनों को गायब करके वहाँ से अपने साथ ले जाता है। फिर जैसे ही वो बवंडर वहाँ से गायब होता है, लोग सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा रह जाते हैं क्योंकि वो तीनों वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। ये देखकर बाकी सारे गार्ड्स चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर वो लोग कहाँ हैं? वो लोग यहाँ से अचानक से गायब कैसे हो गए? जल्दी से सिटी में कोई वापस जाके जनरल को इस बारे में रिपोर्ट करो। इस शिप होता है और हमें एक बड़ी सी बुद्धा की मूर्ति को दिखाया जाता है। फिर हमें एक मंदिर को दिखाया जाता है, इसका नाम होता है महावीर हॉल। और वो रेत का वंडर उन तीनों को उस मंदिर के सामने छोड़ जाता है। ये देख कर ली कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? हम लोग अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? अभी हम लोग तो उन सैनिकों के साथ फाइट कर रहे थे। फिर उस मंदिर के अंदर से एक मॉन्क बाहर आता है जो उन तीनों को देखकर उनसे कहता है, क्या आप तीनों ठीक है? बेनिफेक्टस और आपका स्वागत है जैन हॉल में और मेरा नाम मी जिन है। ये सुनकर ली कहता है, क्या कहा? जैन हॉल? अब ये क्या है और आखिर तुमने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये सुनकर
सुनकर हाइशा ली को जैन हॉल के बारे में बताते हुए कहती है, जैन हॉल एक काफी ज्यादा स्पेशल जगह और यहाँ के लोग पावर के लिए बिल्कुल भी फाइट नहीं करते हैं। यहाँ के लोग बस शांति से रह के अपने आप को कल्टीवेट करते हैं और वो लोग वर्ल्ड के अंदर के कारण और प्रभाव के नियम को जानने की कोशिश करते हैं। जैन हॉल के लोग अपने आप को कल्टीवेट करके ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं और ये लोग काफी ज्यादा लो प्रोफाइल रहते हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होता है कि आखिर ये है कौन। ये सुनकर ली उस मोंग के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, धन्यवाद मास्टर हमारी जान बचाने के लिए। और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आपने हम तीनों को बचाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो सोल्जर्स मुझे हरा के पकड़ सकते थे, क्योंकि मैं उन सोल्जर्स को काफी आसानी से हरा सकता था, इसलिए आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सुनकर वो मोंग काफी ज्यादा शांति से कहता है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं बेनिफैक्टर। मैं आप लोगों को उन सैनिकों से नहीं बचा रहा था, बल्कि मैं आप तीनों से उन सैनिकों को बचा रहा था, क्योंकि अगर आप उन लोगों को मारने पे आते तो पता नहीं आप उनके साथ क्या करते। ये सुनकर ली कहता है, क्या उन सैनिकों में आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार था? और अगर आप उन सोल्जर्स को सच में हमसे बचाना चाहते थे तो फिर आखिर आपने वहाँ पर आकर उन सोल्जर्स के साथ मिलकर हमसे फाइट क्यों नहीं की? इसकी बजाय आपने हम लोगों को वहाँ से गायब करके यहाँ पर बुला लिया, ऐसा क्यों किया आपने? ये सुनकर वो मोंग उन तीनों को किसी जगह पे ले जाते हुए उनसे कहता है, नहीं, उन सैनिकों में मेरा ना कोई दोस्त था ना कोई रिश्तेदार, लेकिन मैं बस उन लोगों को बिना बात के मरते हुए नहीं देखना चाहता था। और अगर मैं उन लोगों को बचाने के लिए आप लोगों को मार देता तो फिर उन लोगों को बचाने का क्या फायदा? क्योंकि अगर किसी को मार के किसी को बचाया जाए तो फिर उसे बचाने का कोई फायदा ही नहीं। फिर वो मोंग की एक जगह पे रुककर उन तीनों से कहता है, ओ हाँ, मुझे याद आया, दोपहर का टाइम हो गया है, प्लीज यहीं पे रुक के मेरा कुछ देर इंतजार करिए, ये मेरा घंटी बजाने का टाइम है, घंटी बजाने के बाद मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। फिर वो मोंग एक बड़ी सी गोल्डन रंग की घंटी के पास जाता है और उस घंटी को एक बड़े से लकड़े से मारता है, जिससे काफी जोर की आवाज निकलती है। उस आवाज को सुनकर ली को अपने अंदर काफी ज्यादा अजीब महसूस होने लगता है और वो अपने मन में कहता है, आखिर ये किस तरह की आवाज? इस आवाज को सुनने के बाद मुझे मेरे दिल के अंदर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी बेचैनी महसूस नहीं हो रही है। अब इस घंटी से निकलने वाली पावर बिल्कुल मेरी पावर के साथ मैच कर रही है। इस घंटी की आवाज को सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। फिर अचानक से उस घंटी की आवाज को सुनने के बाद ली के अंदर से अलग अलग एलिमेंट की पावर्स निकलने लगती हैं। ये देखकर ली हैरान हो जाता है और तुरंत जमीन पे आलती पालती मार के बैठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये मोंग करना क्या चाहता है? इसकी घंटी बजाने के बाद मुझे इतना ज्यादा अजीब महसूस क्यों हो रहा है? और अपने आप को कुछ देर मेडिटेट करने के बाद ली अपनी पांचों मास्टर सोल को अवेकन कर लेता है। ये देखकर ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ली को इतनी आसानी से पांचों मास्टर सोल अवेकन करते हुए देखकर ज़ांग कुंग चिल्लाते हुए कहता है, बधाई हो मास्टर, आपने अपनी पांचों मास्टर सोल को अवेकन कर लिया है। अब आपके पास मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ एलिमेंट की मास्टर सोल है। ये सुनकर ली अपने आप को देखते हुए कहता है, ये सब उस घंटी की आवाज की वजह से हुआ है। उस घंटी की आवाज की मदद से मैंने अपने अंदर की सारी मास्टर सोल को इतनी आसानी से अवेकन कर लिया। भले ही मैंने उस घंटी की आवाज को केवल 15 मिनट के लिए सुना है, लेकिन उस घंटी की आवाज 15 मिनट के लिए मेरे लिए काफी थी। ली की बात सुनकर वो मोंग कहता है, बधाई हो बेनिफैक्टर, और ये जैन हॉल में आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको लगता है कि आपको यहाँ पर बैठे केवल 15 मिनट हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पर बैठे पूरे 7 दिन हो गए हैं बेनिफैक्टर ली। ये सुनकर ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। विल्ली उस मोंग से कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे यहाँ पर बैठे हुए पहले 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुझे तो लगा केवल मुझे 15 मिनट ही हुए हैं अभी ये सुनते हुए। ये सुनकर वो मोंग ली से कहता है, मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी जैन हॉल से जुड़ी हुई है बेनिफैक्टर ली। क्या आप जैन हॉल के मेथड्स के बारे में सीखना चाहेंगे? ये सुनकर ली उस मोंग के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, जरूर, क्यों नहीं मास्टर, मैं आपके मेथड सीखना चाहूंगा। और ली अपने आप से कहता है, इसे ये देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई कि मेरे पास एक से ज्यादा मास्टर सोल है और आखिर इसने मेरी मदद क्यों की मेरी मास्टर सोल को अवेकन करने में। फिर वो मोंग ली को अपने मेथड्स के बारे में बताते हुए कहता है, इस दुनिया में सभी कल्टीवेटर्स अपनी पावर के लिए अपनी मास्टर सोल पे निर्भर रहते हैं। हर कल्टीवेटर अपनी पावर के लिए अपनी मास्टर सोल पे निर्भर रहता है। कल्टीवेटर की मास्टर सोल से पता चलता है कि वो आखिर मार्शल आर्ट लेवल पे या स्टार लेवल पे या स्टार स्काई लेवल पे या फिर वो इससे भी ज्यादा हायर लेवल पे या फिर उसके पास मास्टर सोल ही नहीं है। एक मार्शल आर्टिस्ट की पावर उसकी मास्टर सोल के तौर पे निर्भर की जाती है। जितनी ज्यादा पावरफुल मास्टर सोल होती है वो कल्टीवेटर उतने ज्यादा पावरफुल होता है। और अगर किसी के पास जन्म से कोई मास्टर सोल नहीं है तो वो अपने आप को कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएगा, वो अपनी बॉडी के अंदर कभी भी पावर इकट्ठा नहीं कर पाएगा। इसी बीच जैन हॉल के सभी लोगों ने इस बारे में सोचा कि आखिर हर इंसान अपनी पावर के लिए नेचर के टैलेंट पर क्यों निर्भर रहता है। उन लोगों को केवल नेचर से दी गई पावर पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। सभी कल्टीवेटर्स अपनी मास्टर सोल को अपनी शुरुआती बिंदु के तौर पे इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और वो ब्रह्मांड के सारे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं और इसके बाद वो अपने टैलेंट को सभी बंधनों से आजाद कर सकते हैं और वो लोग आसमान के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके बाद वो लोग आसमान का एक हिस्सा बन जाएंगे। अगर तुम इस तरह से सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि पावर के लिए मास्टर सोल कोई मायने ही नहीं रखती है। इस हिसाब से अगर तुम्हारे बारे में देखा जाए, जिसके पास जन्म से ही 5 मास्टर सोल हैं, इसीलिए तुम सच में एक असाधारण व्यक्ति हो। ये सुनकर ली कहता है, मैं आपकी बात समझ गया मास्टर और धन्यवाद आपका इस सब के बारे में मुझे बताने के लिए। और अब मैं ये भी समझ गया हूँ कि मेरी मास्टर सोल को अवेदन करने में आपकी पावर का कोई हाथ नहीं था, बल्कि मैं तो अपनी मास्टर सोल को आसमान की पावर की मदद से अवेकन कर पाया हूँ। ये सुनकर वो मोंग कहता है, आप सच में काफी ज्यादा जीनियस है बेनिफैक्टर ली, आपने मेरी बातों को इतनी आसानी से समझ लिया। ये सुनकर ली उस मोंग से कहता है, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी सारी मास्टर सोल को आवेदन कर सकते हैं, बस इसके लिए मुझे यहाँ पर 7 दिन के लिए रुकना होगा। आपने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आपको डर था कि मैं यहाँ से वापस सिटी में जाऊंगा और उन सारे सैनिकों को जान से मार दूंगा जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। क्यों मैंने सही कहा ना मास्टर? ये सुनकर वो मोंग कहता है, इस समय चारों रोल फैमिली में आपसी मतभेद की वजह से आपस में ही लड़ाई हो रही है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप इसमें शामिल हो, क्योंकि अगर आप इसमें शामिल हो तो आपको भी इस सब में घसीट दिया जाएगा, जिसके बाद आप केवल खून से सने होंगे और मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। बेनिफैक्टर ली, आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? आप जैन हॉल में क्यों नहीं रुक जाते हैं? आप यहाँ जैन हॉल में रह के अपने आप को कल्टीवेट कर सकते हैं और ब्रह्मांड के ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। आपको इन सारे राजनीतिक मसलों में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे शांति से रह के अपने आप को कल्टीवेट कर सकते हैं। ये सुनकर ली उस मोंग से कहता है, मास्टर क्या आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया था? ये सुनकर वो मोंग कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, तुम अभी भी रुक सकते हो। ये सुनकर ली कहता है, धन्यवाद मास्टर आपकी वार्निंग के लिए और मुझे इतना सब बताने के लिए, लेकिन अब मैं रुक नहीं सकता हूँ, चाहे जो हो जाए, मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उन लोगों को बचा के रहूंगा, चाहे मुझे उन लोगों को बचाने के लिए शेर की माद में ही क्यों ना जाना पड़े, मैं वहाँ भी जाऊंगा। ये सुनकर वो मोंग कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, फिर मुझे आपका मार्गदर्शन करने का मौका दीजिए बेनिफैक्टर ली। फिर वो मोंग ली को अंडर वाटर लाइब्रेरी के बारे में बताते हुए उससे कहता है, स्केलेटन सी गोल्डी मून किंगडम के अंदर उत्तर की भाग में सबसे ज्यादा गहराई में स्थित है और उसी जगह पे अंडर वाटर लाइब्रेरी भी स्थित है, लेकिन 100 सालों से लेके आज तक कोई भी अंडर वाटर लाइब्रेरी में नहीं जा पाया है। लेकिन एक इंसान था जो अंडर वाटर लाइब्रेरी में पहुंच पाया था और वो 10 सुप्रीम पावर हाउसेस में से एक है और उसका नाम वू जोंग है। फिर वो मोंग आगे ली से कहता है, आप जिस सफर पे जाने वाले हैं वो सफर पूरी तरह से खतरे से भरा हुआ है, इसलिए प्लीज अपना ध्यान रखना। ये सुनकर ली वहाँ से जाते हुए कहता है, मास्टर आपका धन्यवाद मुझे इस सब के बारे में बताने के लिए। फिर ली और बाकी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर में अंडर वाटर लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, वो तीनों अंडर वाटर लाइब्रेरी के पास आते हैं। फिर उन तीनों के सामने कुछ लोग काफी स्पीड से उड़ते हुए आते हैं और उनसे चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर तुम लोग कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी बिना परमिशन के अंडर वाटर लाइब्रेरी के अंदर आने की? फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो स्पीड से वहाँ पे आए होते हैं, वो 4 एक्सपर्ट होते हैं। फिर उन एक्सपर्ट्स में से एक चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो? क्या तुम लोग हमारे दुश्मन हो? आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस जगह पे आने की? ये सुनकर आयशा कहती, सीनियर आप हमें गलत समझ रहे हैं, हमारा यहाँ पे जबरदस्ती से आने का कोई इरादा नहीं था, हम लोगों को तो बस अंडर वाटर लाइब्रेरी से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए हम लोग अंडर वाटर लाइब्रेरी में आए थे। ये सुनकर उन एक्सपर्ट में से एक हंसते हुए कहता है, आखिर ऐसा कौन सा चोर है जो मानेगा कि मैं चोर हूँ? क्यों मैंने सही कहा ना डिप्टी लाइब्रेरी मास्टर जिया? ये सुनकर डिप्टी लाइब्रेरी मास्टर जिया अपना पेट पकड़ के जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए आओ, लेकिन तुमने यहाँ पे आके रूल तोड़ा, इसलिए अब तुम लोगों को रूल्स के हिसाब से ही करना होगा। अंडर वाटर लाइब्रेरी के अंदर केवल गोल्डी मून किंगडम की रॉयल फैमिली के लोग ही आ सकते हैं, अगर किसी को यहाँ पर आना है तो उसे पहले हम चारों डिप्टी लाइब्रेरी मास्टर से लड़ना होगा और हमें हराना होगा, उसके बाद ही तुम लोग अंडर वाटर लाइब्रेरी में आ सकते हो। ये सुनकर उन चारों एक्सपर्ट्स में से एक मोटा सा एक्सपर्ट जो कि कुछ खा रहा होता है वो कहता है, हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें हम चारों को हराना होगा, उसके बाद ही तुम लोग अंडर वाटर लाइब्रेरी में जा सकते हो। उन चारों को देखते हुए ली अपने मन में कहता है, क्या ये चारों वही हैं जिन्होंने मेरे लंगड़े दादाजी को हराया था? अगर ऐसा है तो मैं तो इनके सामने काफी ज्यादा कमजोर हूँ, क्योंकि मैं तो अपने लंगड़े दादाजी को भी नहीं हरा पाता, फिर आखिर मैं इन चारों को कैसे हराऊंगा? ये सोचने के बाद ली उन चारों के सामने हाथ जोड़ते हुए उनसे कहता है, मेरा नाम ली क्विनिंग है और मैं आप चारों सीनियर्स को चैलेंज करना चाहता हूँ, आइए मुझसे फाइट कीजिए। ये सुनकर वो चारों एक्सपर्ट पूरे फॉर्म में आ जाते हैं और अपने अलग अलग एलिमेंट की पावर रिलीज करते हुए कहते हैं, जरूर क्यों नहीं, हम तुमसे जरूर फाइट करेंगे, फिर तुम लोग एक साथ आ जाओ, इससे हमारा ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। ये सुनकर आयशा और मिंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मिंग चिल्लाते हुए कहता है, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इन चारों के पास अलग अलग एलिमेंट की मान सोल है, लगता है इनसे लड़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा, वैसे भी मुझे काफी समय हो गया किसी से फाइट किए, चलो एक साथ मिलकर इनसे लड़ते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर ली उनसे कहता, नहीं तुम लोग पीछे रहो, मैंने अकेले इन लोगों को चैलेंज किया, इसलिए मैं अकेले इन चारों से लड़ूंगा। और यही कहने के साथ ली अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ जाता है। ली की बात सुनकर उन चारों एक्सपर्ट्स में से एक एक्सपर्ट जिसके पास फायर एलिमेंट की मान
मास्टर होती है वो हंसते हुए कहता है, लड़के मानना पड़ेगा तुझ में सच में काफी ज्यादा हिम्मत है। भले तू एक स्टार लेवल का कल्टीवेटर है, लेकिन तूने हम चारों को एक साथ चैलेंज करने की हिम्मत की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने हम चारों को एक साथ चैलेंज किया हो। ये सुनकर दूसरा एक्सपर्ट जिसके पास अर्थ एलिमेंट की मास्टर सोल होती है वो कहता है, नहीं तुम गलत हो। ये दूसरा इससे पहले भी यहाँ पर एक आ चुका है जिसने हम चारों को अकेले चैलेंज किया था। क्या तुम लोग इस बारे में भूल गए हो? उन लोगों की बातें सुनकर ली कहता है, चिंता मत करो, भले ही मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ लेकिन फिर भी मैं आप चारों को बड़ी आसानी से संभाल सकता हूँ और आप चारों को हरा भी सकता हूँ। और ली अपने मन में कहता है, मुझे लगता है ये लोग जिस चोर के बारे में बात कर रहे हैं वो मेरे लंगड़े दादाजी हैं जिनका नाम वू जोंग है। ली की बात सुनकर उन चारों एक्सपर्ट्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, लड़के आखिर तेरी हिम्मत कैसे हमारा मजाक उड़ाने की? लगता है तू सच में मरना चाहता है। हमने पहली बार तेरे जैसे लड़कियों को देखा है जो अपनी मर्जी से अपनी मौत को अपने पास बुलावा दे रहा है। उन चारों को अपने ऊपर हमला करते हुए देख कर ली अपने मन में कहता है, वुड वाटर फायर और अर्थ, इन चारों के पास तो अलग अलग एलिमेंट की मास्टर है, लगता है इनसे लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये सुनकर ज़ांगोंग ली से कहता है, मास्टर हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ये चारों कौन से लेवल पे हैं और इन चारों के पास अलग अलग एलिमेंट की मास्टर है, इसलिए मुझे इस बात का डर है कि जरूर हमारे खिलाफ कोई चाल चल रहे हैं। इसीलिए मास्टर अभी के लिए आप इन लोगों से लड़ने के लिए अपनी वुड एलिमेंट की मास्टर का इस्तेमाल करिए। ये सुनकर ली अपनी वुड एलिमेंट की मास्टर को रिलीज करता है। ली की वुड एलिमेंट की मास्टर को देखकर उन चारों एक्सपर्ट में से फायर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट कहता है, तो तुम्हारे पास वुड एलिमेंट की मास्टर है, अच्छी बात है लड़के, फिर मेरा सामना करके दिखाओ। और वो फायर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट अपनी फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है और अपनी फायर एलिमेंट की मदद से एक बड़ा सा फायर ड्रैगन बनाता है जिससे वो ली पर हमला कर देता है। उस फायर ड्रैगन को अपने ऊपर हमला करने के लिए आते हुए देख कर ली अपनी वुड एलिमेंट की मास्टर का इस्तेमाल करके अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, लेकिन उस फायर ड्रैगन की बस एक ही टक्कर में वो शील्ड टूट जाती है। देखकर फायर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट हंसते हुए कहता है, बस मेरे एक ही हमले में तेरी शील्ड टूट गई लड़के, बस क्या तेरे पास इतनी ज्यादा पावर है? आखिर तेरी हिम्मत कैसे इतनी कम पावर के साथ अंडर वाटर लाइब्रेरी के 4 डेप्यूटी मास्टर की पावर को चैलेंज करने की? फिर वो फायर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट अपने पास से और भी काफी सारे फायर ड्रैगन बनाता है जिनसे वो ली पर हमला कर देता है और अपने साथ के बाकी तीनों एक्सपर्ट से कहता है, तुम तीनों पीछे ही रहो, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, अब मेरे अगले हमले में इसे खत्म ही समझो। उन फायर ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए देख कर ली अपनी वाटर एलिमेंट की मास्टर को रिलीज करते हुए कहता है, तो तुम्हारे पास फायर एलिमेंट की मास्टर है, फिर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? और ली अपने वाटर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करता है और एक बड़ा सा आइस ड्रैगन बना देता है और उस एक्सपर्ट से चिल्लाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल तुम्हारे तरह के हमले का इस्तेमाल करूंगा तुम्हें हराने के लिए। और ली का आइस ड्रैगन इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो फायर ड्रैगन उसके सामने बिल्कुल बच्चे लग रहे होते हैं और उस आइस ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। फिर ली का आइस ड्रैगन उस फायर एलिमेंट वाले एक्सपर्ट की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर वो एक्सपर्ट चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये तो एक वाटर एलिमेंट की मास्टर है, लेकिन तुम्हारे पास तो वाटर एलिमेंट की मास्टर थी ना, फिर आखिर तुम्हारे पास वाटर एलिमेंट की मास्टर कहाँ से आई? और वो आइस ड्रैगन जैसे उस फायर एलिमेंट वाले एक्सपर्ट पे हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले आसमान से एक बड़ा सा पत्थर आता है और सीधा आके उस आइस ड्रैगन के ऊपर गिरता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर हमें उसी अर्थ एलिमेंट वाले एक्सपर्ट को दिखाया जाता है जिसने उस पत्थर को उस ड्रैगन के ऊपर फेंका होता है। वो ली से कहता है, मानना पड़ेगा लड़की, लगता है हमने तुझे सच में कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। इसका मतलब है कि तेरे पास 2 मास्टर सोल हैं, ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। इसका मतलब है कि तू सच में हम चारों को एक साथ चैलेंज करने के लायक है। और यही कहने के साथ वो अर्थ एलिमेंट वाला एक्सपर्ट अपने अर्थ एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करता है और काफी सारे पत्थरों से ली पर हमला कर देता है। और वो फायर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट भी अपने फायर एलिमेंट के ड्रैगन बनाता है और उनसे ली पर हमला कर देता है और उन दोनों एक्सपर्ट्स की हमले एक साथ ली की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर अर्थ एलिमेंट वाला एक्सपर्ट चिल्लाते हुए कहता है, अब ऐसा लगता है कि फायर एलिमेंट का सामना वुड एलिमेंट से होने वाला है और अर्थ एलिमेंट का सामना वाटर एलिमेंट से होने वाला है। ऐसे में लड़के भले ही तेरे पास क्यों ना 2 मास्टर सोल हो, लेकिन फिर भी अब तू हमारा सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा। और उन दोनों एक्सपर्ट्स को एक साथ अपने ऊपर हमला करते हुए देख कर ली अपनी दोनों मास्टर सोल, अपनी वुड एलिमेंट की मास्टर सोल और अपनी वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल दोनों को एक साथ रिलीज करता है और उन दोनों के हमलों को रोक लेता है। ये देखकर फायर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट काफी ज्यादा हैरान जाता है और अपने मन में कहता है, क्या ये लड़का अपनी दोनों मास्टर सोल को एक साथ एक ही टाइम पर इस्तेमाल कर सकता है? और ली ने उन दोनों के हमलों को रोकने के लिए अपनी वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल से वापस से एक बड़ा सा ड्रैगन बनाया होता है और वो अपनी वुड एलिमेंट की मास्टर सोल से काफी सारी एनर्जी से बनी हुई रस्सी बनाता है और उन दोनों चीजों से उन दोनों के हमलों को रोकने लगता है। आइस ड्रैगन सीधा जाके सारे फायर ड्रैगन को खत्म कर देता है और वुड एलिमेंट से बनी हुई सारी स्पिरिचुअल रस्सी उन सारे पत्थरों को रोक लेती है। ये देख कर ली हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि आप चारों सच में काफी ज्यादा वीक है, आप मेरे जैसे लड़के का भी सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर अर्थ एलिमेंट वाला एक्सपर्ट हंसते हुए कहता है, ये तो सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, हम लोगों ने तुम्हारी पावर का अंदाजा लगाने में सच में काफी ज्यादा गलती कर दी। तो इसका मतलब है कि तुम अपनी दोनों मास्टर सोल को एक ही साथ इस्तेमाल कर सकते हो, भी एक ही टाइम पर।
सच में मानना पड़ेगा, तुम तो सच में काफी ज्यादा जीनियस हो लड़के। लेकिन इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और फायर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट अपनी आंखें खोलता है, जिससे उसके फायर ड्रैगन की आंखें भी चमकने लगती हैं और वो एक जोरदार धाड़ मारते हुए ली की तरफ हमला कर देता है। और वो अर्थ एलिमेंट वाला एक्सपर्ट भी अपनी अर्थ एलिमेंट की पावर का वापस से इस्तेमाल करता है और जमीन से काफी सारे पत्थर आसमान की तरफ ले जाता है और उनसे वापस से ली पर हमला कर देता है। और इस बार का हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे कि वुड एलिमेंट की मासोल से बनी हुई सारी रस्सियां टूट जाती हैं। ये देखकर अर्थ एलिमेंट वाला एक्सपर्ट हंसते हुए कहता है, लड़के क्या तुझे सच में लगता है कि तू हम चारों को इतनी आसानी से हरा सकता है? अगर हम चारों को हराना इतना आसान होता है तो हम चारों लाइब्रेरी के 4 डिप्यूटी लीडर नहीं होते। और वो दोनों एक्सपर्ट अपनी पावर को मिला के एक साथ रिलीज करते हैं। ये देखकर ली चिल्लाते हुए कहता है, इन लोगों की स्टार पावर तो आसमान तक जा रही है। ये सुनकर फायर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट हंसते हुए कहता है, तो लड़के ऐसा लगता है कि तुझे भी 5 एलिमेंट की मासोल्स के अल्टीमेट सीक्रेट के बारे में कुछ नहीं पता है। ये सुनकर अर्थ एलिमेंट वाला एक्सपर्ट ली को आगे बताते हुए कहता है, मासोल्स को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ। जो मैंने सही कहा ना? और तुझे लगता होगा कि ये 5 एलिमेंट की मासोल हमेशा एक दूसरे से अलग रहती हैं, लेकिन तुझे आज अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा कि हम कैसे इन मासोल्स को आपस में मिला के इनका इस्तेमाल करते हैं। और यही कहने के साथ वो चारों एक्सपर्ट्स अपनी अपनी मासोल्स को मिलाने लगते हैं। फिर अर्थ एलिमेंट वाला एक्सपर्ट आगे ली से कहता है, तो क्या हुआ लड़के, तेरे पास 2 मासोल है, हम चारों के पास 4 मासोल है, वो भी अलग अलग एलिमेंट की मासोल्स। और अब ये चारों मासोल्स एक साथ मिलने वाली है। चारों मासोल्स एक साथ मिलने के बाद इस दुनिया में ऐसा कोई भी बोरियत नहीं है जो हमें हरा सके, सिवाय उस तेज भागने वाले आदमी के। उन चारों एक्सपर्ट्स की बात सुनकर मिंग कहता है, हम लोगों ने आज तक कितने सारे लोगों से फाइट की और कितने सारे लोगों से फाइट जीती, लेकिन आज तक हम लोगों ने इतनी सारी फाइट करने के बाद भी मासोल्स को एक साथ मिलाने के बारे में कुछ भी नहीं जाना। ब्रदर ली क्विंग, मैं भी आपकी मदद करने के लिए आता हूँ। ये सुनकर ली कहता है, नहीं तुम लोग पीछे ही रहो, मैं अकेले इनसे लड़ूंगा। और मैं आप चारों एक्सपर्ट्स का शुक्रिया करना चाहूंगा, आप चारों की वजह से मेरी मासोल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ गई है। और यही कहने के बाद ली अपनी 5 मासोल्स को रिलीज करता है, जिससे वहाँ पर काफी सारी रोशनी हो जाती है और उस रोशनी की वजह से कोई भी सामने की तरफ देख नहीं पा रहा होता है और वो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो अपनी 5 मासोल्स को रिलीज करके उन चारों एक्सपर्ट से चिल्लाते हुए कहता है, मैं आप चारों का शुक्रिया करना चाहूंगा क्योंकि आप चारों की वजह से ही मुझे मासोल्स को एक साथ कैसे मिलाया जाता है उस बारे में पता चला है, और अब मैं भी मासोल्स के साथ मिलाकर ही आप लोगों से फाइट करूंगा। और ली के पास 5 मासोल्स देखकर फायर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? इस लड़के के पास 5 मासोल है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लड़के की बॉडी के अंदर 5 मासोल कैसे हो सकती हैं? ये सुनकर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट कहता है, नहीं तुम गलत हो, ऐसा हो सकता है। एंशिएंट टाइम में कुछ ऐसे रेयर वॉरियर्स हुआ करते थे जिनकी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा मासोल हुआ करती थी, या मैं कहूँ कि उनकी बॉडी के अंदर 5 टाइप की मासोल हुआ करती थी। और मुझे लगता है कि इस लड़के के पास सुपर डिवाइन बॉडी है, इसलिए इसकी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा मासोल हैं। ये सुनकर ज़ांग कांग हंसते हुए कहता है, मेरे मास्टर के पास एंशिएंट डिवाइन बॉडी है, इसके अंदर एक टाइम पे 5 नहीं बल्कि 9 मासोल रह सकती हैं। और तुम जिस सुपर डिवाइन बॉडी की बात कर रहे हो वो तो मेरे मास्टर एंशिएंट डिवाइन बॉडी के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे मास्टर की एंशिएंट डिवाइन बॉडी सुपर डिवाइन बॉडी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। पिंडी अपनी 5 मासोल्स को एक साथ मिलाने लगता है और वो अपनी 5 मासोल्स को मिलाते हुए कहता है, वाटर वुड को मजबूत बनाता है, वुड फायर को मजबूत बनाता है, फायर अर्थ को मजबूत बनाता है, और उसके बाद 5 मासोल एक साथ मिलकर सबसे बड़ी पावर बनाती है। और यही कहने के साथ ली अपनी 5 मासोल्स को एक साथ मिला लेता है और अपनी सोर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। ली के पास 5 मासोल देखकर मिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ब्रदर ली के पास सच में 5 मासोल है? क्या जैन होल में 7 दिन तक रहने के बाद उन्होंने अपनी 5 मासोल्स को अवेकन कर लिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी तो जैन होल में 7 दिन के लिए रहा था, लेकिन मेरी बॉडी में तो कोई भी चेंज नहीं आया, मेरे पास तो एक भी एक्स्ट्रा मासोल नहीं आई। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो हवा में चला जाता है और अपनी सोल को उठाकर उन चारों एक्सपर्ट्स पे हमला करते हुए उसे चिल्लाकर कहता है, चलो अब इसे एक ही हमले के साथ खत्म करते हैं। ली का हमला देखकर वो 4 एक्सपर्ट्स भी घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, भाइयों ध्यान से, ये हमला काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो 4 एक्सपर्ट्स भी अपनी अपनी मासोल्स को जल्दी जल्दी मिलाने लगते हैं, लेकिन उन चारों एक्सपर्ट्स के मासोल मिलाने से पहले ही ली उन लोगों पे हमला कर देता है और ली का हमला सीधा उनकी तरफ जा रहा होता है। लेकिन ली का हमला उन चारों एक्सपर्ट्स से टकराने से पहले उन चारों एक्सपर्ट्स के सामने मेटल एलिमेंट से एक बड़ी सी शील्ड बन जाती है जो उन चारों एक्सपर्ट्स को ली के हमले से बचा लेती है। और उस हमले को करने के बाद ली भी जमीन पर उतर आता है। फिर ली पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ली का हमला किसी ने रोक दिया होता है। ये देखकर ली चिल्लाते हुए कहता है, अब आखिर अचानक से यहाँ पर कौन आ गया जिसने अपनी मेटल एलिमेंट की मासोल का इस्तेमाल करके मेरे इतने पावरफुल हमले को रोक दिया? वो मेटल एलिमेंट वाला बंदा ली का हमला वापस से ली की तरफ भी कर देता है, जिसे ली काफी ज्यादा मुश्किल से रोकता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और खांसते हुए कहता है, ये पावर, ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है, लगता है मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। उस मेटल एलिमेंट की मासोल को देखकर फायर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट खांसते हुए कहता है, क्या ये तो मेटल एलिमेंट की स्टार पावर, इसका मतलब लाइब्रेरी मास्टर यहाँ पे आ गई।
फिर हमें लाइब्रेरी मास्टर को दिखाया जाता है। लाइब्रेरी मास्टर उन चारों एक्सपर्ट्स को देखकर उनसे चिल्लाते हुए कहती है, आखिर आप चारों कर क्या रहे हो? आखिर आप चारों को बचाने के लिए मुझे क्यों आना पड़ा? क्या आप चारों मिलकर एक को नहीं संभाल सकते? और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये सुनकर फायर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट ली की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहता है, होल मास्टर ये सब इस लड़के ने किया, इसका नाम ली कुइनिंग है। इसने आकर हम चारों को चैलेंज किया और ये अंडर वाटर लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहता था, इसलिए हम इसे रोक रहे थे। ये सुनकर ली हैरानी से कहता है, क्या होल मास्टर, क्या तुम लोगों ने कहा ये छोटी सी लड़की होल मास्टर है? क्या इस लाइब्रेरी की होल मास्टर है? ये सुनकर फायर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट चिल्लाते हुए कहता है, लड़की अपना मुंह बंद रख। ये केवल इस लाइब्रेरी की होल मास्टर नहीं बल्कि ये गोल्डी मून किंगडम की प्रिंसेस भी है, प्रिंसेस टैंग फैंग। ये सुनकर ली प्रिंसेस को देखते हुए कहता है, क्या ये गोल्डी मून किंगडम की प्रिंसेस है और उनका सरनेम टैंग है? इसका मतलब ये टैंग फैमिली से हैं। फिर प्रिंसेस ली को देखते हुए कहती है, मैं मानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल और तुम्हारे पास 5 अलग अलग एलिमेंट की मार्सोल हैं, लेकिन फिर भी तुम इस सब के बाद भी मुझे हरा नहीं सकते हो। मैं अभी भी तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये सुनकर ली अपने पास से टैंग फैमिली का वही टोकन निकालता है जो ली को लॉर्ड टैंग ने दिया था। वो टोकन ली उस प्रिंसेस को दिखाते हुए उससे कहता है, इस टोकन को देखिए जरा, क्या आप इस टोकन को पहचानती हैं? क्या इस टोकन को दिखाने के बाद मैं अंडर वाटर लाइब्रेरी के अंदर जा सकता हूँ? उस टोकन को देखकर प्रिंसेस हैरानी से कहती है, क्या ये तो टैंग फैमिली का टोकन है? फिर प्रिंसेस हंसते हुए कहती है, दुनिया सच में काफी ज्यादा छोटी है। इसका मतलब तुम्हें मेरे बड़े भाई ने चूज करके भेजा यहाँ पे प्रिंसेस कॉन्सर्ट के लिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये सुनकर ली घबरा जाता है और उस टोकन को देखते हुए कहता है, क्या प्रिंसेस कॉन्सर्ट? प्रिंसेस की बात सुनकर हाइशा भी ली का मजाक उड़ाती हुए कहती है, आप तो सच में काफी ज्यादा किस्मत वाले हैं मास्टर ली। और सॉरी, अब शायद मुझे आपको मास्टर ली नहीं बल्कि कॉन्सर्ट ली कहना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर प्रिंसेस ली से कहती है, लॉर्ड टैंग मेरे बड़े भाई हैं और वो इस समय हेवनली किंगडम के अंदर रह रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था वो ये टोकन उसी इंसान को देंगे जिसे वो चूज करेंगे प्रिंस के साथ शादी करने के लिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? तुम्हें मेरे भाई ने यहाँ पे चूज करके भेजा है ना प्रिंस के साथ शादी करने के लिए। ये सुनकर ली घबराती हुए कहता है, क्या मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये सुनकर प्रिंसेस से गहरी सांस लेते हुए कहती है, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, जब तक उनका काम निकलता है तब तक वो साथ रहते हैं, जैसे उनका काम खत्म हो जाता है वो साथ छोड़ के चले जाते हैं। खैर जो भी हो, नियमों के हिसाब से अगर तुम्हारे पास ये टोकन है तो तुम्हें अंडर वाटर लाइब्रेरी के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता है, और इसमें मैं भी शामिल हूँ और मैं हूँ तुम्हारी रॉयल आंटी। ये सुनकर ली कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसेस, मुझे अंडर वाटर लाइब्रेरी के अंदर जाने देने के लिए। फिर प्रिंसेस ली को अंडर वाटर लाइब्रेरी के अंदर जाने की परमिशन दे देती है। इससे ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ली को इतना ज्यादा खुश देखकर आयशा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा आता है और चिल्लाती हुए कहती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये हमारे साथ पूरे रास्ते प्रिंस के कॉन्सर्ट जैसा बर्ताव कर रहा था जैसे कि इसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर प्रिंसेस ली को अंडर वाटर लाइब्रेरी के गेट के पास ले जाती है और उससे कहती है, अब तुम इसके अंदर जा सकते हो, और मैं तुम्हें पहले बता दूं यहाँ का बस एक ही रूल है कि किसी भी चीज को चुराना मत, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूंगी। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? ये सुनकर ली और मिंग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर ली गेट खोलकर अंडर वाटर लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और अंडर वाटर लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद इधर उधर देखते हुए कहता है, ये लाइब्रेरी तो सच में काफी ज्यादा बड़ी है, मुझे लगता है कि मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। फिर ली जल्दी जल्दी उस अंडर वाटर लाइब्रेरी के अंदर सारी चीजों को चेक करने लगता है। फिर ली को अचानक से एक आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम लेती है और उससे कहती है, कोई नहीं, क्या ये तुम हो? इस आवाज को सुनकर ली हैरान हो जाता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, ये आवाज कहाँ से आई? फिर ली को अचानक से याद आता है और वो कहता है, ये आवाज तो मेरे बेबड़े दादाजी की है। फिर ली की नजर एक टेबल पे पड़ती है और ली उस टेबल के पास जाती हुए कहता है, मुझे लगता है ये आवाज उस तरफ से आ रही है। फिर ली उस टेबल के पास जाता है। उस टेबल के ऊपर एक जेड रखा होता है। उस जेड को देखकर ली कहता है, अब ये क्या है? और ली उस जेड को अपने हाथ में उठा लेता है। उस जेड के ऊपर एक लोकी जैसा इंसान बना होता है। ये देखकर ली अपनी आई ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करता है और अपने मन में कहता है, डिवाइन आंख एक्टिवेट। मुझे देखा हो कि आखिर इस जेड के अंदर क्या छुपा हुआ है। और ली अपनी डिवाइन आंख की मदद से उस जेड के अंदर देखने लगता है। उस जेड के अंदर सबसे पहले हमें एक क्यूब दिखाया जाता है। उस क्यूब को देखकर ली कहता है, ये तो एक सील्ड डोमेन है। फिर ली उस डोमेन के अंदर देखने की कोशिश करता है और उस डोमेन के अंदर ली को अपने बेबड़े दादाजी दिखाई देते हैं जो जंजीरों से बंधे होते हैं। ये देखकर ली चिल्लाते हुए कहता है, दादाजी, ये तो मेरे बेबड़े दादाजी। हाँ सच में ये मेरे बेबड़े दादाजी। आखिर वो इस चीज के अंदर क्या कर रहे हैं? ली की ये बात सुनकर उसके बेबड़े दादाजी भी होश में आ जाते हैं और वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, ली क्वीनिंग, क्या ये तुम हो? तुम तो काफी जल्दी यहाँ पर आ गए। ये सुनकर ली अपनी 5 एलिमेंट की सोर्स को रिलीज करते हुए कहता है, दादाजी क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इस सील से आजाद करा दूं? और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको इस सील से आजाद करा के ही रहूंगा। ये सुनकर उसके दादाजी कहते हैं, ली क्वीनिंग, जल्दी से मेरे पास आओ और मेरे लिए वाइन लेके आओ, मुझे वाइन पीनी है। ये सुनकर ली हक्का वक्का रह जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, दादाजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ऐसे समय में पीने की पड़ी है? आप जरा अपनी हालत तो देखिए। और आपने यहाँ पे आने के बाद मेरे से एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर मैंने इतने सालों में क्या किया और मेरी हालत कैसी है। ये सुनकर उसके दादाजी कहते हैं, इसे पूछने जैसा क्या है? मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुमने इतने सालों में जो भी किया होगा वो अच्छा ही किया होगा, इसलिए मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और अब मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है, इसलिए अब मैं सोने जा रहा हूँ, इसलिए गुड नाइट। और उसके दादाजी उन्हें जंजीरों से लिपट
पड़कर सो जाते हैं। ये देखकर ली कहता है कम से कम सोने से पहले मुझे ये तो बता देते कि आखिर मैं इस सील को तोड़ूं कैसे। फिर ली गहरी सांस लेते हुए कहता है जो भी हो, मैं अपने दादाजी की बेकार में इतनी ज्यादा चिंता कर रहा था, मैं कैसे भूल गया, ये तो मेरे बेबड़े दादाजी हैं, इन्हें तो कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर ये अपनी सोर्ड सोल को बाहर निकालता है और अपने 5 एलिमेंट की मास सोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस जेड पे हमला कर देता है और चिल्लाकर कहता है 5 सोल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड। और स्वॉर्ड के उस जेड पे टकराते ही काफी जोरदार धमाका होता है, इससे वहाँ पर काफी सारी स्ट्रोक वेव निकलती है, जिससे ली पीछे की तरफ हट जाता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और ली के उस जेड पे हमला करने के बाद उस जेड को दिखाया जाता है, उस जेड के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो खांसते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल बैक क्लैश था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी मेहनत थोड़ी बहुत रंग तो लाई, मैं महसूस कर सकता हूँ ये सील पहले से थोड़ी बहुत कमजोर हो गई है। फिर ली उस जेड के पास जाता है, उस जेड के ऊपर फॉर्मेशन देख कर कहता है एक फॉर्मेशन, मुझे लगता है कि सील की ये फॉर्मेशन ही है और मुझे लगता है इस फॉर्मेशन के सेंटर का होना और मेरे दादाजी से जरूर कुछ ना कुछ लेना देना है। ली को अपने पुराने टाइम की याद आती है जब वो अपनी दादी और बाकी सबके साथ अपने छोटे गाँव में शांति से रहता था। फिर हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है, ली अपने बेबड़े दादाजी के साथ होता है, उसके बेबड़े दादाजी अपने हाथ में फायर जलाकर ली से कहते हैं क्विंग इस फायर को देखो, ये सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा प्योर फायर है और एल्केमी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फायर होती है। और यही कहने के बाद उसके बेबड़े दादाजी वापस से पीना शुरू कर देते हैं। देख कर ली चिल्लाते हुए कहता है दादाजी, दादी ने कहा था कि ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं होती है, इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। ये सुनकर उसके दादाजी हंसते हुए कहते हैं अगर मैं ड्रिंक नहीं करूंगा तो मैं अपनी बॉडी के अंदर की उग्र QI को सप्रेस कैसे करूंगा, इसलिए मेरे लिए ड्रिंक करना काफी ज्यादा जरूरी है। ये याद आने के बाद ली एकदम से अपनी आंखें खोलता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं समझ गया, फायर एलिमेंट। फिर ली वापस से अपनी स्वॉर्ड सोल को उठा लेता है और अपनी फायर एलिमेंट की मास सोर्स को रिलीज करके उस जेड पे दोबारा से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने मन में कहता है मेरी अकेले की पावर इस सील को तोड़ने के लिए काफी नहीं है, लेकिन मुझे अपने बेवड़े दादाजी की पावर पे पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि मेरे बेवड़े दादाजी की फायर एलिमेंट की पावर सबसे ज्यादा प्योर और सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस केस में अब मेरे पास बस एक ही तरीका बचा है कि मैं अपनी बची हुई चारों मास सोर्स को अपनी फायर एलिमेंट की मास सोल में चेंज कर दूं। और यही कहने के बाद ली अपनी 5 एलिमेंट की मास सोर्स को फायर एलिमेंट की मास सोल में चेंज कर देता है और फिर ली अपनी स्वॉर्ड सोल को और भी टाइट पकड़ता है, अपनी फायर एलिमेंट की 5 मास सोर्स को रिलीज करता है और इसी के साथ अपनी आई ऑफ वर्ड का भी इस्तेमाल करता है और अपनी फुल पावर से उस जेड पे हमला करते हुए चिल्लाकर कहता है दादाजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपकी सील से आजाद करा के ही रहूंगा। ये लीजिए मेरी सारी फायर और अपनी फायर को ईंधन दीजिए और अपनी फायर को वापस से जगाइए। और ली का हमला सीधा जाके उस जेड से टकराता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हर तरफ फायर ही फायर हो जाती है और ली के हमले की वजह से वो पूरी फॉर्मेशन जोर जोर से कांपने लग जाती है। देख कर ली कहता है दादाजी ये मेरी फायर एलिमेंट की स्टार पावर है, इसे ले लीजिए और अपनी फायर को जगाइए। और ली के हमले की वजह से उस फॉर्मेशन में क्रैक पड़ जाती है, उस क्रैक से होते हुए ली की फायर अंदर चली जाती है। उस फायर को देखकर ली के ग्रैंपा कहते हैं ये कहते सारी वाइन ये तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, उसकी खुशबू भी काफी ज्यादा अच्छी है। फिर ली के ग्रैंपा जल्दी जल्दी उस सारी फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं और उसे एब्जॉर्ब करते हुए कहते हैं ये स्टार पावर तो 5 अलग अलग एलिमेंट की स्टार पावर है, इसकी खुशबू तो काफी ज्यादा अच्छी और ये काफी ज्यादा अच्छी भी है, लेकिन मैं अकेले इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अभी के लिए मैं इसे अपने पास स्टोर करके रख लेता हूँ, जिससे कि मैं इसे बाद में इस्तेमाल कर पाऊँ। फिर ली के ग्रैंपा अपने पास से बोतल निकालते हैं और बची हुई फायर को उस बोतल के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए कहते हैं डिवाइन फायर, स्पिरिट फायर, मोर्टल फायर, ट्रू समाधि फायर एक्टिवेट। और इसी के साथ ली के ग्रैंपा के चारों तरफ फायर जलने लगती है और उनकी फायर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जेड जोर जोर से कांपने लग जाता है। फिर हमें ली को दिखाते हैं जो कहता है दादाजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको इससे आजाद करा के ही रहूंगा। फिर ली की नजर सामने की तरफ पड़ती है और वो सामने की तरफ कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें अंडर वाटर लाइब्रेरी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। फिर कुछ देर के बाद अंडर वाटर लाइब्रेरी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव निकलती हैं। शॉक वेव्स को देखकर पेंसिल चिल्लाते हुए कहती नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई माउंटेन सप्रेसिंग डिवाइन जेड के अंदर से बाहर आ गया है। ये सुनकर मिंग घबरा जाता है और कहता है क्या हम लोगों ने फिर से कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। प्रिंसेस की बात सुनकर फायर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट चिल्लाते हुए कहता है प्रिंसेस आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अभी जाता हूँ और उसे रोकता हूँ। ये सुनकर अर्थ एलिमेंट वाला एक्सपर्ट भी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस अपनी मेटल एलिमेंट की मास सोर्स को रिलीज करते हुए कहती नहीं अब काफी ज्यादा देर हो गई है, तुम लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ, मैं अकेले उसे रोक लूंगी। फिर मिंग को दिखाते हैं इसकी नजर आसमान की तरफ पड़ती है और वो आसमान में कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान जाता है और चिल्लाते हुए कहता है अब ये क्या है। फिर हमें आसमान की तरफ से एक पर्पल रंग का हमला दिखाया जाता है जो सीधा प्रिंसेस की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर प्रिंसेस अपने सामने अपनी मेटल एलिमेंट से एक बड़ी सी शील्ड बना देती है और वो हमला के सीधा प्रिंसेस की शील्ड से टकराता है और हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे रोकने में प्रिंसेस को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है और अंत में प्रिंसेस उस हमले को रोक लेती है, लेकिन उससे वो
काफी ज्यादा थक जाती हैं। फिर हमें आसमान में काफी सारे काले बादल दिखाए जाते हैं जिनके अंदर बिजलियां कड़क रही होती हैं। फिर उन काले बादलों के अंदर से एक पंजा बाहर आता है। फिर उन बादलों के अंदर से दो बड़े सींग दिखाए जाते हैं। फिर उन बादलों के अंदर से एक पर्पल रंग का ड्रैगन बाहर आता है जो बाहर आते ही जोरदार रोर लगाता है और इसी रोर के साथ वो तेजी के साथ नीचे जमीन पर लैंड होता है जिससे वहाँ पर जोरदार धमाका होता है और तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर उस धुएं के अंदर से वो पर्पल ड्रैगन अपने ह्यूमन फॉर्म में बाहर आता है और बाहर आते ही कहता है, तो वो छोटी लड़की, क्या तुम वही हो जिसने मुझे इतने सालों तक यहाँ पे कैद करके रखा? ये सुनकर प्रिंसेस अपनी मेटल एलिमेंट की पावर रिलीज करते हुए सभी से चिल्लाकर कहते हैं, सभी लोग जल्दी यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर रुकने की किसी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अकेले संभाल लूंगी। ये सुनकर पर्पल ड्रैगन कहता है, लड़की तुझे सच में लगता है कि तू हमें अकेले रोक सकती है? लगता है तू काफी ज्यादा नादान है जो ऐसी बात कर रही है। फिर हमें पर्पल ड्रैगन के पीछे धुएं को दिखाया जाता है, इसके अंदर से और भी लोग बाहर आ रहे होते हैं। ये देखो पर्पल ड्रैगन हंसते हुए कहता है, लड़की तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पे अकेला हूँ? मैं अकेला नहीं, यहाँ पे हम 6 हैं। अभी तुझे लगता है कि तू हमें रोक सकती है? और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम लोगों को इतने लंबे समय तक यहाँ पे कैद रखने की? अब वक्त आ गया कि तुम हमें इसके लिए एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और फिर वो आगे काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, दूसरे भाई, सातवें भाई, तुम दोनों मिलकर जाओ और इन सबको जान से मार दो। पर्पल ड्रैगन की बात सुनकर दूसरा और सातवां भाई कहते हैं, भाई चलो चलते हैं, जैसा बड़े भाई ने कहा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, क्योंकि बड़ा भाई जो कहता है वो बिल्कुल सही कहता है। चलो इन लोगों को एक साथ मिलकर जान से मार देते हैं। ये सुनकर प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती, तुम लोगों के साथ जो भी हुआ उस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। तुम लोगों को मैंने यहाँ इतने लंबे समय तक कैद करके रखा, इसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इन लोगों को यहाँ से जाने दो। और इसी के साथ प्रिंसेस अपनी मेटल एलिमेंट की मास्टोन को रिलीज करते हुए उन लोगों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उनसे चिल्लाती हुए कहती है, अगर तुम्हें किसी से बदला लेना है तो मेरे पास आओ और मुझसे आकर बदला लो। और इसी के साथ प्रिंसेस उन लोगों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं और वो सीधा जाके एक ड्रैगन के पेट में एक जोरदार पंच मारती हैं और एक ही पंच के साथ उस ड्रैगन की छुट्टी हो जाती है। ये देखकर मिंग खुशी से चिल्लाती हुए कहता है, जैसा कि होल मास्टर से उम्मीद थी, उन्होंने बस अपने एक ही पंच में उस ड्रैगन को आसानी से हरा दिया। प्रिंसेस को बस अपने एक ही पंच में अपने एक साथी को हराते हुए देखकर पर्पल ड्रैगन हंसते हुए कहता है, मानना पड़ेगा लड़की, बुरा नहीं था, तुम्हारे पास थोड़ी बहुत पावरफुल स्टार पावर तो है। और यही कहने के साथ पर्पल ड्रैगन अपनी वुड एलिमेंट की मासूल का इस्तेमाल करता है और प्रिंसेस के पैरों को पूरी तरह से जकड़ लेता है। ये देखकर प्रिंसेस चिल्लाती हुए कहती है, अरे नहीं ये क्या हो गया, मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही हूँ। पर्पल ड्रैगन अपनी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए कहता है, वुड सोल रूट इनलाइटमेंट टेक्निक, और वो जमीन से काफी सारी रूट्स लगा लेता है जिनकी मदद से वो प्रिंसेस को पूरी तरह से जकड़ लेता है और प्रिंसेस अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती है। देखकर दो ड्रैगन प्रिंसेस के पास आते हुए उनको देखकर उनसे हंसते हुए कहते हैं, इस लड़की की मेटल एलिमेंट की मासूल सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है, अगर मैंने इसकी मेटल एलिमेंट की मासूल को खा लिया तो मेरी पावर सच में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा बोलता है, और ये लड़की दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर और क्यूट है, मुझे पूरा यकीन है कि ये बड़े होने के बाद एक अच्छी बीवी बनेगी। उन लोगों की बातें सुनकर चारों डेप्यूटी लाइब्रेरी मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, चलो भाइयों चलकर प्रिंसेस की मदद करते हैं। और वो चारों डिप्यूटी मास्टर उड़ते हुए आते हैं और प्रिंसेस को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और अपनी मास्टर सोल्स को रिलीज करते हुए चिल्लाकर कहते हैं, अगर तुम्हें हमारी प्रिंसेस चाहिए तो उससे पहले तुम्हें हमसे आके लड़ना होगा, हमसे लड़ने के बाद ही तुम हमारी प्रिंसेस को यहाँ से ले जा सकते हो। ये सुनकर ये ड्रैगन हंसते हुए कहता है, तुम बुड्ढे तो एक नंबर के बेवकूफ हो, आखिर तुम एक छोटी सी लड़की की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकते हो? इस लड़की की बॉडी तो भी पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं हुई है, फिर आखिर तुम्हें इससे क्या हासिल हो जाएगा? ये सुनकर फायर एलिमेंट वाला एक्सपर्ट गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रख, तू इंसानों के माइंड को कभी समझ नहीं पाएगा कि आखिर इंसान किस तरह से सोचता है। फिर वो चारों डिप्यूटी मास्टर जोर से नारा लगाते हुए कहते हैं, चाहे जो भी हो जाए जीतेंगी तो हमारी प्रिंसेस ही। और उन चारों एक्सपर्ट्स की हरकत देखकर आयशा और मिंग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उन लोगों की हरकत देखकर उन दोनों ड्रैगन्स को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों ड्रैगन उन लोगों को पंच मार के हवा में उड़ा देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर ये लोग क्या बकवास कर रहे थे? पर्पल ड्रैगन अंडर वाटर लाइब्रेरी के गेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, भाइयों जरा देखो उस तरफ, ये वही जगह है जिसके अंदर वो चीज है जिसके अंदर हम लोगों को इतने लंबे समय तक कैद करके रखा था, चलो इसके अंदर चल के उस चीज को लेते हैं और अपने खोए हुए सम्मान को आज वापस से हासिल कर लेते हैं। फिर वो सारे ड्रैगन अंडर वाटर लाइब्रेरी के गेट के पास आ जाते हैं और लात मार के अंडर वाटर लाइब्रेरी गेट को तोड़ देते हैं और वो ड्रैगन जैसे अंडर वाटर लाइब्रेरी के अंदर आते हैं उनकी नजर उसी जेट पे पड़ती है जिसके अंदर ली के बेबड़े दादाजी कैद होते हैं और उस जेट के चारों तरफ से फाइल कर रही होती है। उस जेट को देखकर पर्पल ड्रैगन चिल्लाते हुए कहता है, ये तो माउंटेन सप्रेसिंग डिवाइन जेट है, जल्दी से जाके इसे ले लो, इसने हम लोगों को इतने लंबे समय तक अपने अंदर कैद करके रखा था। ये सुनकर एक ड्रैगन उस जेट को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ली की स्वॉर्ड सोल उड़ते हुए आती है, उस ड्रैगन के सामने गड़ जाती है। देखकर वो ड्रैगन वहीं पे रुक जाता है। फिर ली धुएं के अंदर से बाहर आता है और वो काफी ज्यादा हाँफ रहा होता है और वो हाँफते हुए उन लोगों से कहता है, जब तक मेरे अंदर
सांसें हैं तब तक मैं अपने दादाजी को किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगा। ये सुनकर वो ड्रैगन काफी जोर जोर से हंसने लगती है और पॉपर ड्रैगन हंसते हुए कहता है, मैंने तो सोचा था कि अंदर आने के बाद मुझे एक पावरफुल एनिमी से फाइट करनी होगी, लेकिन ये तो काफी ज्यादा कमजोर सा एक लड़का है। इस लड़के को तो मैं काफी आसानी से हरा दूंगा। मुझे नहीं लगा था कि डिवाइन जेड को हासिल करना इतना ज्यादा आसान होगा। फिर उन ड्रैगन्स में से ड्रैगन ली के पास जाकर उससे कहता, लड़के मेरे पास आओ, क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर, इसलिए मैं तुम पे पहले हमला नहीं करूंगा। मैं तुम्हें पहले खुद के ऊपर हमला करने का मौका दूंगा, इसलिए मेरे पास आओ और आकर मुझे पंच करो। ये सुनकर ली उस ड्रैगन के पास जाने लगता है, लेकिन क्योंकि ली काफी ज्यादा थका हुआ होता है इसलिए वो वहीं पे गिर जाता है। फिर ली रेंगते रेंगते उस ड्रैगन के पास जाता है और उसके पैर में एक पंच मारता है, लेकिन इस पंच से उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता है। और वो ड्रैगन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या हुआ लड़के, अभी तक तू काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि जब तक तू जिंदा है तब तक तू हमें इस डिवाइन जेड को छूने भी नहीं देगा। अब क्या हुआ, तू तो मुझे अकेले कोई नहीं हरा पा रहा, फिर तू बाकी लोगों को कैसे हराएगा। वो भी ऐसी रहा होता है कि इतने में ली के पीछे से एक बड़ा सा फायर पंच आता है जो सीधा आके उस ड्रैगन को लगता है और एक ही पंच में उस ड्रैगन की छुट्टी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो पंच किसी और नहीं बल्कि ली के दादाजी ने मारा होता है। ली के दादाजी ली के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उन लोगों को देखते हुए उनसे कहते हैं, तुम लोग सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें पंच करूं? मैं पहली बार ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो अपने मुंह से खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। फिर हमें उसी ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसे ली के दादाजी ने पंच मारा था। वो सीधा अंडर वाटर लाइब्रेरी की दीवार को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है। ये देखकर बाकी सारे ड्रैगन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और दादाजी को देखकर ली भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, दादाजी आखिरकार आप आ गए। ये सुनकर ली के दादाजी वाइन पीने के लिए अपनी बोतल को उठा लेते हैं, लेकिन उनकी बोतल में वाइन खत्म हो चुकी होती है। उनकी बोतल में केवल एक बूंद वाइन होती है और ली के दादाजी उसी एक बूंद वाइन पीने के बाद हंसते हुए कहते हैं, एक बार जब मैं ड्रिंक करना खत्म कर दूंगा तो बेशक मौका मिलने पे मैं जरूर बाहर आऊंगा। और ली के दादाजी को देखकर पॉपर ड्रैगन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ये हो रहा तो फायर सोल का हो रहा है, इसका मतलब तुम फायर सोल हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों को माउंटेन सप्रेसिंग डिवाइन जेड के अंदर इतने लंबे समय तक कैद करके रखा गया। ये सुनकर ली के दादाजी कहते हैं, तुम लोगों को इतने लंबे समय तक जिसने कैद करके रखा वो डिवाइन जेड की पावर है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर एक और ड्रैगन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम फायर सोल हो और तुम्हारे इतने लंबे समय तक डिवाइन जेड के अंदर रहने की वजह से डिवाइन जेड के पास भी फायर सोल की प्रॉपर्टीज आ गई है, जिसकी वजह से डिवाइन जेड हम लोगों को इतने लंबे समय तक कैद करके रख पाया। वरना डिवाइन जेड के पास इतनी पावर नहीं है कि वो हम सातों भाइयों को इतने लंबे समय तक कैद करके रख पाए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और डिवाइन जेड के एसेंस की मदद से ही तुम पावर की इस लेवल पे पहुंच पाओ, वरना तुम पावर के इस लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाते। ये सुनकर ली के दादाजी अपनी बोतल को लाती हुए उन लोगों से मजाक में कहते हैं, ठीक है अब अपनी बड़बड़ करना बंद करो। और क्या तुम में से किसी के पास वाइन है? क्योंकि मेरी वाइन खत्म हो गई, अगर तुम में से किसी के पास वाइन है तो जल्दी से मुझे दे दो। ये सुनकर साइड ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, ये बुड्ढा कितना ज्यादा घमंडी है। पोपल ड्रैगन आगे चिल्लाते हुए कहता है, अगर हमारे पास वाइन होगी भी तब भी हम तुम्हें कभी नहीं देंगे। ये सुनकर ली के दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वो पोपल ड्रैगन को एक जोरदार पंच मारते हैं और एक ही पंच में पोपल ड्रैगन का भी काम तमाम हो जाता है। ली के दादाजी कहते हैं, ये सब काफी ज्यादा बोरिंग और वैसे भी मुझे अब काफी ज्यादा प्यास लग रही है, क्यों नहीं चलो बाहर चल के देखते हैं, शायद हमें कहीं वाइन मिल जाए। लेकिन उन लोगों के वहाँ से जाने से पहले अचानक से वहाँ पर काफी सारी रूट्स आ जाती हैं जो ली के दादाजी को पूरी तरह से जगाड़ लेती हैं। देख कर ली के दादाजी हैरानी से कहते हैं, ये तो रूट एलाइटमेंट टेक्निक के आखिर ये किसने इस्तेमाल की। और अपने दादाजी को रूट्स में जकड़ा हुआ देख कर ली भी चिल्लाती हुए कहता है, दादाजी ये आपको क्या हो गया। और दादाजी को रूट्स में जकड़ने के बाद सभी ड्रैगन्स आके उन्हें घेर लेते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद यहाँ से बच के भाग सकते हो। और पॉपर ड्रैगन अपने मुंह से खून साफ करते हुए कहता है, बुड्ढे तेरा पंच में काफी ज्यादा खतरनाक था, मेरा पूरा दिमाग हिला दिया। पॉपर ड्रैगन आगे चिल्लाते हुए कहता है, वुड सोल 7 ब्रांच वुड कॉम्बो। और यही कहने के साथ जमीन से काफी सारे रूट्स निकल आती हैं और वो रूट्स उन सारे ड्रैगन्स को अपने अंदर कवर कर लेती हैं और देखते ही देखते वो रूट्स एक बड़े से मोस्टर में बदल जाती हैं और वो मोस्टर उन्हीं ड्रैगन से मिलके बना होता है। फिर वो मोस्टर जोरदार रो लगाता है। ये देख कर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर अब ये किस तरह की टेक्निक है। ये सुनकर ली के दादाजी अपनी फायर एलिमेंट की मास को रिलीज करते हैं और जितनी भी रूट्स में उन्हें झगड़ा होता है उन सबको वो जला के राख कर देते हैं, जिससे ली के दादाजी आजाद हो जाते हैं। फिर दादाजी ली को उस टेक्निक के बारे में बताते हुए कहते हैं, ये बस एक नॉर्मल सी शॉर्ट टेक्निक है जो हर एक वुड एलिमेंट वाला कल्टीवेटर इस्तेमाल कर सकता है और मुझे लगता है कि इन सभी ड्रैगन्स के पास वुड एलिमेंट की मास सोल है और इन सभी ने अपनी वुड एलिमेंट की मास सोल को मिलाकर इस मोस्टर को बनाया है। फिर दादाजी अपनी फायर एलिमेंट की मास सोल को रिलीज करते हुए इस मोस्टर की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और सीधा जाकर उस मोस्टर के पेट में जोरदार पंच मारते हैं, जिससे उस मोस्टर के पेट में बड़ा सा छेद हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो मोस्टर प्लांट से बना हुआ है इसलिए वो अपने आप को वापस से रिकवर कर लेता है और ली के दादाजी की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए हंसकर उनसे कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं प्लांट से बना हुआ हूँ, इसलिए जब तक मेरे पैर जमीन पर रहेंगे तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता है। जब तक मेरे पैर जमीन पे हैं तब तक मैं इनविजिबल हूँ और बुड्ढे अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन ली के दादाजी उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और वो अपनी पंच की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हमें ली के दादाजी के पंच को दिखाया जाता है, इसके अंदर
अंदर काफी सारे कांटे लगे होते हैं। ये देखकर ली के दादाजी चिल्लाते हुए कहते हैं, अभी ये क्या है, इतने सारे कांटे। ये सुनकर वो प्लांट मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें इस बारे में याद ना हो तो मैं तुम्हें इस बारे में याद दिला देता हूँ कि प्लांट पॉइजनस होते हैं, इसलिए तुम्हारे हाथ में जो कांटे लगे हैं वो सारे पॉइजनस हैं। ये सुनकर ली के दादाजी घबराते हुए कहते हैं, क्या ये सारे कांटे पॉइजनस हैं? फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, ये सब काफी ज्यादा बोरिंग है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बस रास्ते से हटाऊंगा, लेकिन अब जब तुमने अपने डेथ वारंट पे साइन कर ही दिया है तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यही कहने के साथ ली के दादाजी की पूरी बॉडी फायर से कवर हो जाती है। और जब ली के दादाजी की बॉडी के ऊपर से फायर हटती है तो हमें उसके दादाजी को दिखाया जाता है जो वापस से जवान हो गए होते हैं। और वो ली से कहते हैं, कोई नहीं, ध्यान से देखना कि तुम्हारे दादाजी इस कचरे को यहाँ से कैसे साफ करते हैं। ये सुनकर ली हिचकिचाते हुए कहता है, एक मिनट रुकिए, जरा मुझे बताएंगे कि आखिर आप हैं कौन? ये सुनकर दादाजी उसे एक स्माइल देते हैं। ये देख कर ली चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप मेरे दादाजी हो, लेकिन आखिर आपने अपने आप को इतना ज्यादा चेंज कैसे कर लिया? फिर हमें मिंग और हाइशा को दिखाया जाता है जो दादाजी के नए रूप को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और मिंग का मुंह तो खुला का खुला रह गया होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, अब ये सब क्या बकवास है, ये तो मुझसे भी ज्यादा दिखने में सुंदर है। फिर हमें प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है जो ली के दादाजी के नए रूप को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और चिल्लाती हुए कहती है, तो काफी ज्यादा हैंडसम है, और ये हैंडसम ही नहीं बल्कि ये काफी ज्यादा ताकतवर भी है। और हमें उस प्लांट मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है जो ली के दादाजी के नए रूप को देखकर हंसते हुए कहता है, तुम बस पहले से थोड़ा बदल गए हो, लेकिन तुम अभी भी पहले की तरह ही वीक हो। और ली कहता है, दादाजी भले ही अपने आप को काफी ज्यादा चेंज कर रही है, लेकिन अभी भी आप लड़कों की तरह नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर दादाजी उसके सिर पे एक जोरदार पंच मारते हैं और उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस रूप में आने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है? मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मैंने अपने फैट को बर्न कर दिया जिससे मेरे पास थोड़ी बहुत पावर आ जाए, क्योंकि मेरी सोल अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उन दोनों को आपस में बात करते हुए देखकर वो प्लांट मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी मुझे इग्नोर करने की, तुम लोग तो मुझ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हो और आपस में ही बात किए जा रहे हो। आखिर तुम लोग हिम्मत कैसी मुझे इतना ज्यादा नीचे देखने की? तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझे काफी आसानी से हरा सकते हो? फिर वो प्लांट मॉन्स्टर अपने हाथों को ब्लेड्स में बदल लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें ये बात याद रहे कि जब तुम किसी की बेइज्जती करते हो तो उसे कैसा महसूस होता है। और यही कहने के साथ वो मॉन्स्टर उन लोगों पे हमला कर देता है। उस मॉन्स्टर को अपने ऊपर हमला करने के लिए आते हुए देखकर दादाजी पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं और अपनी बोतल से उस मॉन्स्टर के हमले को रोक लेते हैं। और उसके हमले को रोकने के बाद कहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग। और वो अपने मुंह से काफी सारी फायर निकालते हैं जिससे वो उस मॉन्स्टर पे हमला कर देते हैं, जिससे उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी फायर से कवर हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। फिर हमें कुछ समय बाद उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर से जब फायर हटती है तो हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर का कोई असर नहीं हुआ होता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, मैं इस समय जिस लेवल पे उस लेवल पे तुम्हारी फायर केवल मेटल को गला सकती है, लेकिन तुम्हारी फायर मेरी वुड को कभी जला नहीं सकती है। तुम बिना डिवाइन जेड की पावर की अपनी फायर की मदद से मेरी वुड सोल को कभी नहीं रोक सकते हो। ये सुनकर दादाजी हंसते हुए कहते हैं, तो तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी फायर की मदद से तुम्हें रोकने की कोशिश करने वाला हूँ? ये सुनकर वो मॉन्स्टर हैरान हो जाता है। फिर अचानक से उस मॉन्स्टर को कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में कहता है, एक मिनट रुको, ये सब क्या हो रहा है? मैं अपनी जगह से मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया बुड्ढे? उस मॉन्स्टर को अपनी जगह से ना हिलते हुए देखकर ली भी हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर अब इस मॉन्स्टर को क्या हो गया? ये अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है? फिर हमें उस मॉन्स्टर की बॉडी को दिखाया जाता है। उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर काफी सारे सिल्वर नीडल घुसी हुई होती है। देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। फिर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस चिल्लाती हुए कहती, मैं समझ गई कि अभी क्या हुआ था। फिर हमें फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जब दादाजी ने उस मॉन्स्टर के हमले को रोका था। उस मॉन्स्टर के हमले को रोकने के बाद दादाजी अपनी बोतल के अंदर से काफी सारे सिल्वर नीडल से उस मॉन्स्टर पे हमला करते हैं और उस मॉन्स्टर को सिल्वर नीडल्स के बारे में कुछ भी पता ना चले, इसलिए दादाजी फायर का भी हमला करते हैं। और उस फायर के हमले की वजह से उस मॉन्स्टर को सिल्वर नीडल दिखाई नहीं देती है और सारी सिल्वर नीडल जाकर सीधा उस मॉन्स्टर की बॉडी में घुस जाती हैं। और यही सब चीजें प्रिंसेस भी उन लोगों को समझाती हैं। ये सब समझ में आने के बाद चारों डिप्टी लाइब्रेरी मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं, इनकी कॉम्बैट स्किल तो काफी ज्यादा कमाल की है और इनकी टेक्निक भी काफी ज्यादा कमाल की है। ये इस दुनिया के सबसे बेस्ट वॉरियर हैं। टिमिंग कहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये मॉन्स्टर अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल क्यों नहीं पा रहा है। ये सुनकर लीबी कहता है, हाँ दादाजी, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये मॉन्स्टर अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा है। ये सुनकर दादाजी बेफिक्री से कहते, तुम सब बिल्कुल बेवकूफ हो, बिल्कुल ये इस वजह से नहीं हिल पा रहा है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है। ये सुनकर वो सारे हैरान हो जाते हैं। फिर उस प्लांट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इतनी आसानी से ये एडमिट कैसे कर सकते हो कि तुमने मुझे पॉइजन दिया है, तुम तो काफी ज्यादा बेशरम इंसान हो। ये सुनकर दादाजी उस मॉन्स्टर के पास आकर उसके सिर को बजाते हुए उससे कहते हैं, मैं मेडिसिन बनाने के मामले में सबसे ज्यादा बेहतरीन हूँ, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पॉइजन देने से पहले एक बार भी सोचूंगा? मुझे तो तुम्हें बस हराना है, चाहे मैं तुम्हें कैसे भी हराऊं। क्विंग, जल्दी से मेरे पास आओ, अब टाइम हो गया कि तुम्हारी पांचों एलिमेंट की मां सोल को स्टेबल किया जाए और मैंने तुम्हारे लिए पहले एक डमी बना लिया है। तुम इस डमी के ऊपर अपनी मां सोल
का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी मदद से तुम्हारी मासूल स्टेबल हो जाएंगी। ये सुनकर ली उस मोस्टर के पास आकर उसको अपने पंचेस से मारने लगता है। फिर दादाजी उस मोस्टर के पास आते हैं और उससे कहते हैं मैं भी अपना थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लेता हूँ, और वो भी उसे 2-4 पंच मारते हैं। बिल्ली दोबारा से उस मोस्टर के पास जाके लगातार उसके मुंह पे पंच मारने लगता है। ये देखकर दादाजी कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही इसको पंच मारो। इतने सारे पंचेस खाने के बाद उस मोस्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहता है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, अब मुझे और मत मारो, मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूँ। फिर दादाजी वापस से अपने पास से अपनी बोतल निकालते हैं और उसके ऊपर वापस से सिल्वर नीडल से हमला करते हैं। फिर कुछ समय तक ली और दादाजी उसे ऐसे ही पीटते रहते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। दादाजी उस मोस्टर के पास आकर उससे कहते हैं तो मुझे बताओ कि आखिर हम इसे कैसे खत्म करें। ये सुनकर वो सारे ड्रैगन्स उस मोस्टर के अंदर से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो मोस्टर गायब हो जाता है। वो सारे ड्रैगन्स मोस्टर के अंदर से बाहर आने के बाद दादाजी के सामने झुककर कहते हैं हम सब आपकी सेवा में हाजिर हैं, आप जैसा हमसे कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, और हम लोग आपके साथ सोल बॉन्ड बनाना चाहते हैं और हम लोग इसी माउंटेन के पास रहकर इस माउंटेन को गार्ड करना चाहते हैं। ये सुनकर दादाजी कहते हैं क्विंगनिंग आगे बढ़ो और इन लोगों के साथ सोल बॉन्ड बनाओ। ये सुनकर ली हैरान हो जाता है और कहता है क्या एक सोल बॉन्ड, आखिर ये सोल बॉन्ड क्या होता है। ये सुनकर दादाजी ली को सोल बॉन्ड के बारे में बताते हुए उससे कहते हैं सोल बॉन्ड एक सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, इसकी मदद से तुम इन सारे ड्रैगन्स के साथ अपना सोल बॉन्ड बना सकते हो, जिसकी मदद से तुम इनकी वुड एलिमेंट की पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और इनके पास जो भी टेक्निक है तुम उन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर ली को वुड एनलाइटमेंट टेक्निक की याद आती है, इसकी मदद से उन लोगों ने प्रिंसेस और दादाजी को पकड़ा था। फिर बहुत सारे ड्रैगन से एनर्जी में बदल के ली की बॉडी के अंदर चले जाती है। देखकर ली कहता है मेरी वुड एलिमेंट की मर्ज सोल हाफ ड्रैगन सोल में बदल गई है, और हमें ली की वुड एलिमेंट की मर्ज सोल का शेप दिखाया जाता है जो चेंज होकर ड्रैगन के शेप में आ गया होता है। फिर चारों डिप्टी लाइब्रेरी मास्टर ली के पास आकर कहते हैं आपको बहुत बहुत बधाई हो इन ड्रैगन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो ली के दादाजी के पास आकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहती है सर मैं सच में आपको देख पा रही हूँ कि आप सच में 10 सुप्रीम पावर हाउसेस में से एक हैं। ये सुनकर ली के दादाजी अपने मुंह पे उंगली रखते हुए कहते हैं तुम्हें इस बारे में सभी के सामने बात नहीं करनी चाहिए वरना सभी को मेरे बारे में पता चल जाएगा। फिर प्रिंसेस कहती है तो सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अब आप आगे क्या करने वाले हैं। ये सुनकर दादाजी कहते हैं मैं अब आगे क्या करने वाला हूँ। फिर वो ली की तरफ देखते हैं। ये देखकर ली अपने मन में कहता लगता है दादाजी अब मुझसे कहेंगे कि वो अपने बाकी साथियों से मिलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दादाजी कहते हैं अब मैं अपनी वाइन की खोज करूंगा क्योंकि मेरे पास वाइन खत्म हो गई है। ये सुनकर ली गुस्सा हो जाता है। फिर प्रिंसेस ताली बजाती हुए खुशी से कहती हैं अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ गोल्डी मून किंगडम के अंदर चलिए, मैं गोल्डी मून किंगडम की प्रिंसेस हूँ, मैं प्रिंसेस होने के तौर पे आप लोगों को दावत देना चाहती हूँ क्योंकि आपने हम सबकी जान बचाई है। फिर दादाजी की बॉडी के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है दादाजी वापस से अपने पहले वाले रूप में आ गए होते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर इंतजार किस चीज का, चलो चलते हैं गोल्डी मून किंगडम के अंदर। दादाजी के पहले वाले रूप को देखकर प्रिंसेस हक्का बक्का रह जाती है और वो चिल्लाती हुए कहती ये सब क्या, ये तो वापस से ट्रांसफॉर्म हो गए, इसका मतलब अभी मैंने जो देखा वो बात मेरी आंखों का धोखा था। फिर दादाजी वहाँ से जाने लगते हैं और प्रिंसेस उनके पीछे आते हुए कहती हैं क्या आप अपने इस नकली रूप की मदद से अपने खूबसूरत रूप को छुपाना चाहते हैं। लेकिन दादाजी उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो आगे बढ़ते हुए ली से कहते हैं कोई नहीं जल्दी चलो, क्यूट लड़की हमें रास्ता दिखाओ कि अब हमें आगे कहाँ जाना है। फिर प्रिंसेस और ली भी दादाजी के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से एक डिप्टी लाइब्रेरी मास्टर आके प्रिंसेस से धीरे से कहता है प्रिंसेस क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इन लोगों गोल्डी मून किंगडम के अंदर ले जाना चाहती है क्योंकि इस समय 4 रोयल फैमिली के अंदर आपस में ही वॉर हो रही है, क्या आप इन लोगों को उस वॉर के अंदर शामिल करना चाहती हैं। ये सुनकर प्रिंसेस कहती हैं हाँ मुझे पता है कि इस समय सभी फैमिली के अंदर वॉर चल रही है और ये वॉर मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वॉर को जीतने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। फिर वो सब लोग गोल्डी मून किंगडम की तरफ चले जाते हैं। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है और इस तरह से ली के एक और नए एडवेंचर की शुरुआत हुई और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।